फिर जेल से बाहर आया राम रहीम, अब मिली 21 दिन की फरलो। 72 दिन में दूसरी बार जेल से बाहर आया डेरा मुखी। जालंधर में बीजेपी नेता के घर पर ग्रेनेड हमला मामले में एक और बड़ा खुलासा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे कुछ आरोपी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कुरुक्षेत्र में छापेमारी जारी। बहादुरगढ़ में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। सोलधा में बदमाश विजय और भावेश के घर छापा। बैंक डिटेल और कई दस्तावेज ले गई टीम। गुरुग्राम में क्लब के सामने हमले के आरोपी हैं दोनों। हरियाणा से जुड़े पंजाब के बठिंडा में हुए घोटाले के तार। डबवाली जीप बाजार में बठिंडा विजिलेंस टीम ने की रेड। विजिलेंस टीम ने 5 से ज्यादा जीपों को कब्जे में लिया। बठिंडा सतर्कता विभाग आरटीओ दफ्तर में घोटाले का मामला। सफीदों मधुबन में पंजाब रोडवेज की बस और क्रेन की टक्कर। हादसे में 10 से 12 यात्री हुए गंभीर जख्मी। क्रेन चालक मौके से हुआ फरार। अमृतपाल के सबसे करीबी पपलप्रीत से हटा एनएसए। पंजाब पुलिस की टीम पपलप्रीत को वापस लाने पहुंची डिब्रूगढ़। वारिस पंजाब दे संगठन का सोशल मीडिया हैंडल था पपलप्रीत। ईएमआई कम करने का रास्ता साफ। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की। दर घटकर हुई 6%। केंद्र सरकार ने आधार के इस्तेमाल में सुविधा के लिए लॉन्च किया नया ऐप। यूजर्स डिजिटल आधार को कर सकेंगे स्कैन। आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करने की जरूरत नहीं। नमस्कार, मैं हूं सरबजोत कौर। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे डेरा मुखी। बयान नहीं किया जाता हमसे, हम सहन नहीं कर पाते उसके छोड़े को कभी भी। बस परमानेंट हमारे। बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं। चंडीगढ़ में पासपोर्ट ऑफिस का सर्वर डाउन हो गया है। सर्वर डाउन होने से लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पासपोर्ट ऑफिस में कामकाज ठप पड़ा हुआ है। तो चंडीगढ़ में पासपोर्ट ऑफिस का सर्वर डाउन हो चुका है क्योंकि लोग यहां पर पहुंचते हैं, अपॉइंटमेंट्स उनकी तरफ से ली जाती है पासपोर्ट बनाने के लिए। तो सर्वर डाउन होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पासपोर्ट ऑफिस में जो काम है वो ठप पड़ा है क्योंकि गर्मी का मौसम है। गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। पंजाब के अलग अलग कोनों से चंडीगढ़ पासपोर्ट बनवाने के लिए लोग यहां पे पहुंचते हैं। लंबी लंबी लाइनें सुबह से ही लग जाती हैं क्योंकि अपॉइंटमेंट बकायदा उठाई जाती है, चाहे वो तत्काल में पासपोर्ट बनाना हो या फिर नॉर्मल अपॉइंटमेंट उठाई जानी हो। पर सर्वर डाउन होने से जो लोग हैं उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पासपोर्ट ऑफिस में कामकाज ठप पड़ा है। चंडीगढ़ में पासपोर्ट ऑफिस का सर्वर डाउन हो चुका है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज राठी लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, पासपोर्ट ऑफिस का सर्वर डाउन हो चुका है। इस दौरान जो लोग हैं बड़ी तादाद में पहुंचते हैं, उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखो, बिल्कुल सरबजोत, जैसे आपने भी बताया कि सर्वर डाउन होने की वजह से जो दूर दूर से लोग आए हैं उनको जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हम वहीं मौजूद हैं चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां पे जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है, और यहीं से चाहे वो हरियाणा की अगर हम बात करें, पंजाब की बात करें, सभी जगह से जो लोग आ रहे हैं अपने जिन्होंने अपॉइंटमेंट्स भी ली हुई है, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आज ही नहीं बल्कि कल भी सर्वर डाउन था। दोपहर बाद जो सेवाएं हैं वो शुरू की गई थी, लेकिन आज भी जो दिक्कतें हैं वो सुबह से ही सामने आ रही हैं। दूर दूर से लोग आए हुए हैं अपने अपने फॉर्म्स लेके, अपने जो अपॉइंटमेंट्स था, जो उन्होंने काम करवाने थे। कोई हरियाणा से आया है, कोई फतेहबाद से, कोई बठिंडा से, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए। सर, कहाँ से आए आप? मोहाली से आए। मोहाली से आए। क्या अपना कोई काम कराने का? हाँ जी, ये इनका जो रिन्यू करने के लिए दिया हुआ था। अच्छा, उसके बारे में बुलाया था। भाजी डेरा बस्सी तो। अच्छा, हाँ जी, किसी भी काम कराना? हाँ जी, हाँ जी। पासपोर्ट रतिया डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। क्या बना, क्या कह रही है? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰਵਰ ਵੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 9 ਵਜੇ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। अच्छा, हाँ जी, जिला फतेहाबाद रतिया से हैं। पासपोर्ट अप्लाई के लिए टाइम हमारा था वही कितना टाइम दिया हुआ? 3:45 का टाइम था और कल शाम को लगभग 5 बजे के करीब इनका फोन आया, अभी आप 9:30 पर यहाँ पहुँच जाना। अभी हम यहाँ आए तो बोल रहे हैं सर्वर डाउन है, 3 बजे तक वेट करो। तो काफी दिक्कतें हैं। हाँ जी सर, बहुत दिक्कत। मैं रतिया डिस्ट्रिक्ट फतेहबाद से हूँ। सेम मेरी भी वही प्रॉब्लम है, हम इकट्ठे ही आए हैं। हमारे वैसे अपॉइंटमेंट थी
3:30 की, लेकिन हमारे को शाम को यहाँ हेड ऑफिस से फोन आया था। खुद कॉल आया था आपको यहाँ? खुद कॉल आया जी हेड ऑफिस से भी, ऐसे करके आप 9 बजे पहुंच जाना। हमने बोला था अभी हमारा 3:30 का टाइम है। बोले कोई नहीं, हम अभी वो है तो आप पहुंच जाना। जब हम यहाँ पे पहुंचे वो सर्वर डाउन है, खड़े हैं जी। ठीक है सरबजोत, यहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस भी लगाई गई है कि लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, उसको लेकर भी। मैडम कहाँ से आए हैं आप? चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़ से। सर्वर डाउन है, पता था आपको? नहीं, मेरे को नहीं पता था। अच्छा। अभी मॉर्निंग का टाइम है मेरा। मॉर्निंग का टाइम। ठीक है, आप कहाँ से हैं? मोगा से आए हैं। मोगा से। हाँ जी। आपका भी अपॉइंटमेंट था? हाँ जी सर, मेरा होल्ड पे था केस। अच्छा। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, आप मैं कालका से। कालका से। हाँ जी। आपका भी होल्ड पे था कुछ? हाँ जी, कल वो हुआ नहीं था ना, तो आ जाएंगे। आज लो। ठीक है। तो सरबजोत, कई ऐसे जो लोग हैं काफी दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनको काफी जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर जहाँ लगाए गए हैं, की तरफ से कुछ कहा गया है कि क्या कुछ रीजन है सर्वर डाउन होने का? क्या जो लोग दूर दूर से यहाँ पे पहुंचे हैं, इनकी अपॉइंटमेंट को रीस्केड्यूल किया जाएगा? देखिए सरबजोत, अभी जो अंदर टेक्निकल टीम्स हैं, जो जानकारी अभी तक सामने आई है कि अंदर लगी हुई हैं और सर्वर डाउन की जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको कहा जा रहा है कि दोपहर तक जो है वो उसको ठीक कर दिया जाएगा, क्योंकि कल भी इसी तरह से प्रॉब्लम आई थी, काफी खज्जल खवारी लोगों को हुई थी और 12 साढ़े 12 बजे के बाद वो प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो गई थी। लेकिन आज फिर से कहा जा रहा है कि दोपहर तक ये प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, जिसको लेकर जो यहाँ पर लोग खड़े हैं, हालांकि जिनकी अपॉइंटमेंट थी सुबह 9 बजे बुलाया गया था, 10 बजे बुलाया गया था, अभी सारे होल्ड। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक बार बैक साइड की भी तस्वीरें आपको दिखा दे, जो फ्रंट साइड पे भी दिखा दे आपको तस्वीरें, क्योंकि लोग दूर दूर से आए हैं। कब तक ये ठीक होगा इसकी अभी फिलहाल जो जानकारी है वो नहीं दी गई है, लेकिन कहा जा रहा है क्योंकि कल भी सर्वर डाउन था, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई थी जिसको लेकर लोगों को जो है वो बताया गया था कि सर्वर डाउन की वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो भी कंप्यूटराइज जो काम होना है, किसी की अपॉइंटमेंट्स है, किसी को अपने पासपोर्ट से लेकर कुछ तरह की चीजें जो है वो बतानी है, उसको लेकर लगातार जो टेक्निकल स्टाफ है वो काम कर रहा है। लेकिन दूसरी साइड अगर हम बात करें तो जो लोग यहाँ पर आए हैं, जिनको खुद फोन कर बुलाया गया था, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें पूरी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रोहतक की। रोहतक में शिक्षा विभाग का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर एक्शन ये किया गया है। स्कूलों को सील करने की प्रक्रिया प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। सुंदरपुर गांव में 3 स्कूलों पर ताला लगा दिया है प्रशासन ने। स्कूलों को सील करने से ग्रामीण नाराज चल रहे हैं। बच्चों को भेजने के लिए अच्छा स्कूल नहीं है, ग्रामीणों की तरफ से ये तर्क दिया गया है। तो रोहतक में शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर यह एक्शन लगातार जारी है। प्रशासन की तरफ से स्कूलों को सील करने की प्रक्रिया प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। सुंदरपुर गांव में 3 स्कूलों पर बैन लगाया गया है। स्कूलों को सील करने से ग्रामीण बेहद ही नाराज चल रहे हैं। बच्चों को भेजने के लिए अच्छा स्कूल नहीं है, ये उनकी तरफ से तर्क दिया गया है। तो रोहतक में एजुकेशन डिपार्टमेंट का बड़ा एक्शन देखने को मिला। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर एक्शन ये प्रशासन की तरफ से लिया गया है। स्कूलों को सील करने का प्रोसेस लगातार कई दिनों से जारी है, क्योंकि हाल ही में एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि जितने भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनको बंद किया जाएगा। और सुंदरपुर गांव में एक्शन प्रशासन का देखने को मिला। सुंदरपुर गांव में 3 स्कूलों पर ताला प्रशासन की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से लगा दिया गया है, जिसको लेकर जो ग्रामीण हैं वो बेहद ही नाराज चल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों को भेजने के लिए अच्छा स्कूल गांव में नहीं है। मेरे साथ मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी लाइव जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, एजुकेशन डिपार्टमेंट का बड़ा एक्शन जिससे नाराज ग्रामीण वासी। देखिए, कुछ स्कूलों की एक सूची जारी की गई थी जिसके मुताबिक उन पर सील करने की कार्रवाई थी। हालांकि उनको पहले नोटिस भी दिए गए थे और उस नोटिस के तहत ये कार्रवाई की गई है। आपको दिखाते हैं कि इस तरीके से फिलहाल जो सुंदरपुर गांव है, सुंदरपुर गांव में जो स्कूल चल रहे थे, हालांकि इनका दावा है कि ये स्कूल नहीं थे, कोचिंग सेंटर थे, और प्रशासन ने बेवजह आकर इन पे ताला लगा दिया है और इसको लेकर ग्रामीण भी काफी आक्रोशित हैं। इनका कहना है कि उनके बच्चों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई और इन स्कूलों पर ताला लगा दिया गया। तो ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठे हुए। अच्छा, आपका बच्चा था यहाँ पे? हाँ जी, मेरे 2 बच्चे हैं। क्या दिक्कत आई?
दिक्कत जी अचानक आए और स्कूल ने लॉक करके चले गए। बच्चे सरकारी स्कूल में जाना नहीं चाहते क्योंकि इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं। इब उन हम सरकारी में भेजे हैं तो न तो 2 का पेड़ा ये नहीं पता 2 ढाई 20 हुआ है और इंग्लिश में 25 तक टेबल आवे है। मैं 5th क्लास में अपने बच्चे ने भेजू कैसे? ये रीजन है जी मैं बाहर स्कूल में भेज नहीं सकती, मेरा इतना ब्योत नहीं है कि मैं बाहर की फीस अफोर्ड कर सकूं। कम से कम 50,000 रुपये फीस है 1 साल की, तो मैं कैसे दूंगी? और 2 बच्चे की लाख रुपए गई जी, इतनी इनकम है नहीं मेरी। तो क्या यहाँ पर सरकारी स्कूल में पढ़ाई ठीक नहीं होती? जी सरकारी स्कूल में मैंने कभी बच्चे भेजे नहीं, तो मैं नहीं कह सकती वहाँ पढ़ाई होती है या नहीं होती। अच्छा, इनका ये कहना है कि उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं लेकिन सरकारी स्कूल में हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है, बच्चों को समझ नहीं आता। और जहां तक जो ये शिक्षा विभाग ने फरमान जारी किया है, नोटिस जारी किए हैं और स्कूलों को सील करना शुरू किया है, तो इनका ये कहना है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था कम से कम की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। अब इनके बच्चे कहाँ जाए? ये बहुत सी महिलाएं हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ग्रामीण भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? भगवान। क्या दिक्कत आ गई? यह दिक्कत आ गई, फीस ना और कोई पढ़ा जाने हमारा रिश्तेदार ना मन बिना किसका कौन मास्टर है मैं जानता भी कोई, रोटी दे जा पढ़ ले, उसके खाई हिसाब की वजह कितने दूँ जी धीरेन्द्र। तो क्या ये स्कूल सरकार ने तो इसलिए किया ना भी चल प्राइवेट स्कूल है, पढ़ाई ठीक नहीं होती, बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिले, सरकारी स्कूल में एडमिशन करे, इसलिए तो ये कार्रवाई की गई है। ऐसा जी, अगर सरकारी स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई होती हो तो हम 20 रुपए फीस की बजाय यहाँ 300 यहाँ क्यों देते? हम उसी में भेजते उन बच्चों को। यहाँ थोड़े पैसे में उच्च शिक्षा ठीक मिल रही है हमारे बच्चों को और एक सेफ है। तो अब तो सील कर दिया। सील तो ये पीछे से कर गए, ये तो पहले नोटिस हो रहे थे इनके पास। हमारे जो से बच्चे आ रहे थे वो आए नहीं रहे थे, इनने पहले बंद कर दिया। जब ये तो ताले बंद के ऊपर गवर्नमेंट सील लगा दी। अच्छा, अब आप अपने बच्चों को कहाँ भेजेंगे? अपने बच्चों को सरकारी में तो इसमें भेजना नहीं, जो और उचित या यही खुल जाए तो बहुत ही बढ़िया। रिक्वेस्ट करते हैं हम सरकार से, अगर हमारे ये स्कूल खोल दें तो बहुत अच्छी बात है, हमारे बच्चों की लाइफ ठीक हो जाए, नहीं तो 250-300 बच्चों की लाइफ खराब हो जाएगी। तो देखिए, इस तरीके से ये विरोध होना शुरू हो गया है, ग्रामीण इकट्ठे हो रहे हैं। इनका कहना है कि बगैर किसी वैकल्पिक व्यवस्था के शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया है। और ये सिर्फ एक गांव की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। रोहतक के सुंदरपुर गांव में कल शिक्षा विभाग की टीम यहां पर पहुंची थी और जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे थे उन पर तालाबंदी की। हालांकि इनका यह भी कहना है कि ये स्कूल नहीं था, ये कोचिंग सेंटर था, लेकिन बगैर पूछे इस पर एक्शन लिया गया है, तो ग्रामीण इकट्ठे हो गए। तो इस तरह का विरोध पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ा एक्शन एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से लिया गया, गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर ये एक्शन है। तो सुंदरपुर गांव की तस्वीरें हमने देखी जहां पर 3 स्कूलों पर ताला प्रशासन की तरफ से लगा दिया गया है। सिरसा से बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं। हरियाणा से जुड़े हुए हैं। पंजाब के बठिंडा में हुए घोटाले के तार डबवाली जी बाजार में बठिंडा विजिलेंस टीम की तरफ से रेड की गई। विजिलेंस टीम ने 5 से ज्यादा जीपों को कब्जे में लिया। कब्जे में ली गई 5 जीपों का बठिंडा का रजिस्ट्रेशन नंबर है। जीपों के चेरिस नंबर और इंजन नंबर नहीं मेल खा रहे। बठिंडा सतर्कता विभाग आरटीओ दफ्तर में घोटाले का पूरा मामला सामने आया था। गुजरात से वाहनों की फर्जी एनओसी लेकर पंजाब में नंबर लगवाए जाते थे। घोटाले में आरटीओ के कई अधिकारियों के शामिल होने का शक जताया जा रहा है। घोटाले में शामिल अधिकारियों और दलालों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए। अब बात बहादुरगढ़ की। बहादुरगढ़ में एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सोलधा में बदमाश विजय और भावेश के घर छापा एनआईए की टीम की तरफ से किया गया। स्थानिक पुलिस के साथ एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंची। करीब 7 घंटे तक एनआईए की टीम ने रेड की। बैंक डिटेल और कई दस्तावेज टीम अपने साथ ही ले गई। बताया जा रहा है कि टीम ने दोनों बदमाशों के परिजनों से भी पूछताछ की। दोनों ही बदमाश दिसंबर 2024 में गुड़गांव के सेक्टर 29 में वेयरहाउस क्लब और ह्यूमन क्लब के सामने हुए ग्रेनेड हमले में आरोपी हैं। आरोपी विजय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और बाद में वह जमानत पर बाहर आ गया था, जिसके बाद से ही वह फरार चल रहा है। वहीं भावेश नाम का आरोपी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की टीम को घर पर ही मिल गया। पुलिस ने दोनों के परिजनों से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की टीम को आरोपियों के घर से कई अहम सुराग मिले।
जालंधर में बीजेपी नेता के घर पर हमले के मामले में ग्रेनेड हमले को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे कुछ आरोपी, कुछ मुलजिम। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कुरुक्षेत्र में छापेमारी की जा रही है। अब तक ग्रेनेड हमले के 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जालंधर में भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड हमला हुआ था। पंजाब पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। की शिक्षा विभाग के साथ सीएम नायब सिंह सैनी की बैठक शुरू हो चुकी है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी बैठक में मीटिंग में मौजूद हैं। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। कई अन्य अधिकारी भी बैठक में शिरकत की तरफ से की गई है। तो हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन तीनों विभाग की रिव्यू बैठक की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से सचिवालय में चौथा जो फ्लोर है, मंजिल है, वहां पर ये पूरी बैठक शुरू हो गई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित दुदानी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अंकित, इस बैठक का मुख्य मकसद, एजेंडा क्या है? बिल्कुल, जो रिव्यू मीटिंग हो रही है शिक्षा विभाग की, और शिक्षा विभाग की रिव्यू मीटिंग के अंदर क्योंकि नया सत्र शुरू हो रहा है और नया सत्र शुरू हुआ है, तो उसको लेकर के हमने देखा था कि कल भी शिक्षा विभाग की ओर से एक एसओपी जारी की गई थी कि शिक्षा विभाग ने एसओपी जारी करके प्राइवेट जो स्कूल है उनके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम कसने की कोशिश की थी। क्योंकि ड्रेस के नाम के ऊपर कहें या पानी की बोतल लाने के नाम पर कहें, या बैग्स के नाम पर कहें, या फीस लगातार बढ़ाने के नाम पर कहें, ड्रेसेज हर साल चेंज कर दी जाती है उसके नाम पर कहें, तो लगातार जो है वो पैसे वसूले जाते हैं और विभाग जो प्राइवेट स्कूल हैं उसको लेकर के पैसे वसूलते हुए नजर आते हैं। तो उसको लेकर के कल सख्त निर्देश जारी किए थे। आज खुद मुख्यमंत्री जो हैं वो हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन तीनों विभागों के साथ बैठक कर रहे हैं। इकट्ठी बैठक हो रही है। महिपाल ढांडा जो शिक्षा मंत्री हैं बैठक के अंदर मौजूद हैं। और भी जो हीट वेव चल रही है, हीट वेव के कारण स्कूलों में किस तरह के एहतियाती कदम उठाए जाएं, तो ये सारी जो चर्चाएं हैं वो अब शिक्षा विभाग की होने वाली है। तो अभी कुछ ही देर पहले ये बैठक शुरू हुई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और अभी ये बैठक चलेगी और बैठक के बाद खुद शिक्षा मंत्री बताएंगे कि आज की बैठक के अंदर क्या क्या फैसले हुए हैं। वहीं जहां शिक्षा जो शिक्षक हैं उनकी ऑनलाइन पॉलिसी की बात है, जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की बात है, तो वो भी लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है कि ऑनलाइन ट्रांसफर कब होगी। तो उसको लेकर भी एक बातचीत होगी कि वो ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव कब तक चले, क्योंकि शिक्षा मंत्री की ओर से कहा गया था कि मई के अंदर वो खत्म हो जाएगी। तो अब मई तक वो खत्म हो जाएगी। नए जो टीचर्स को नए स्टेशंस मिल जाएंगे क्या, मनचाहे स्टेशंस मिल जाएंगे क्या, तो इन सारे मुद्दों को लेकर के आज जो बैठक हो रही है और बैठक के अंदर जो हरियाणा शिक्षा विभाग के अधिकारी कहें तो वो सारे अधिकारी मौजूद हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जो हैं, अभी नए चेयरमैन बने थे, वो भी यहाँ बैठक के अंदर मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा जो एक डिस्कशन कह सकते हैं कि हर एक विभाग की रिव्यू मीटिंग मुख्यमंत्री खुद करते हुए नजर आते हैं। और अब की बार भी आज जो है शिक्षा विभाग के साथ जो है मुख्यमंत्री की रिव्यू मीटिंग चल रही है। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित हमें पूरी जानकारी देने के लिए। और सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं हरियाणा के, उनके साथ और भी कई अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और शिक्षा विभाग के साथ सीएम नायब सिंह सैनी मीटिंग कर रहे हैं। करनाल के मधुबन में एक बड़ा हादसा हुआ। पंजाब रोडवेज की बस और क्रेन की जबरदस्त जोरदार टक्कर हुई। 10 से 12 यात्री गंभीर जख्मी हुए हैं। क्रेन चालक मौके से फरार हो गया। दिल्ली से दरअसल लुधियाना जा रही थी बस जबकि ये पूरा हादसा हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने बस में फंसे ड्राइवर और यात्रियों को बाहर निकाला था और अस्पताल पहुंचाया था। क्रेन रिंग रोड के काम के लिए हाईवे पर मुड़ रही थी जिस समय ये पूरा हादसा हुआ। तुरंत 5 मिनट के अंदर यहाँ पहुँचा तो देखा कि यहाँ पे बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। ड्राइवर की दोनों टांगे इसके अंदर फंसी हुई थी। सभी ने कोशिश करके उसको निकाला। 10-15 कम से कम ऐसे यात्री थे जिनकी टांगे टूटी हुई है, जिनको ज़्यादा चोट आई हुई है। सारों को निकाल के सबको एम्बुलेंस के माध्यम से प्रशासन भी एकदम से आ गया।